नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी से उछाल देखने को मिलता रहा है, अब मिल रहा भी है। अब रोजाना के केस 3 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,767 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हुए। बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। साथ ही कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से लोगों में काफी डर है। आपको बता दें कि किसी को बुखार या फिर जुकाम होता है, वो लोग तुरंत अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में हम इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को वे उपाय, वो नुस्खे बताएं, साथ ही साथ आप क्या सावधानी बरतें जिससे कि आप कोरोना संक्रमण से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा है, जिससे आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। कुछ ही देर में डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम बात करेंगे कोरोना के कुछ ऐसे कैसे बचाव करें, और अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं तो घर रहकर उसका उपाय जान सकें। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का भी काम जोरों पर चल रहा है। हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको वे जानकारियां पहुंचाएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमारी कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें और जो ये महामारी चल रही है इससे अपना बचाव करें। लगातार कोरोना संक्रमण देश में फैलता जा रहा है। समूचे देश की हालत बेहद नाजुक है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और इसी के लिए हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक वो जानकारियां पहुंचाने का काम करते हैं जिससे कि आप इस संक्रमण से बचाव कर सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इस वक्त कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। हालांकि हॉस्पिटल में बेड्स भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन संक्रमण के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेड मिलना भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष जांगर RML दिल्ली से हैं, डॉक्टर कोमल शर्मा हेड गेवार्ड हॉस्पिटल दिल्ली से हैं और डॉक्टर मनीष सिंगला फाइमा इंचार्ज दिल्ली से हैं। आप तीनों ही का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम मनीष जांगर आपके पास आएंगे। मनीष जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस जी मनीष जी, सबसे पहला सवाल यह है, जो कोरोना का नया वेरिएंट भारत में इतना खतरनाक क्यों है? मैं आपको बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो नया कोरोना वेरिएंट आया है, देखिए ये स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ये दूसरी स्ट्रेन आई है, इसकी वजह से काफी ज्यादा इशू आ रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब हमारा फेज 1 आया था तो हमने डॉक्टर मनीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? से हमें काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं।
टारगेट थेरेपी नहीं। चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक बेहतर तरह से पहुंच पाए। मेरे पास टीवी चल नहीं रहा है एक्चुअली, ये किसी और के पास टीवी चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने टीवी की आवाज कम कीजिए। एक्चुअली मेरा नाम आप जांगड़ की बजाय जांगड़ा लिखिए, जांगड़ा, उसमें जांगड़ा लिखिए, जांगड़ लिखा हुआ है। कराने की कोशिश करेंगे। जी जांगरा जी अपनी बात कहिए। जो टेक्निक बनाने में, जिससे कि हम अपने देश को इससे बचा सके और लड़ सके। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश काफी मेहनत कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। जैसे कि बस मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीनेशन पे अब जोर दिया जा रहा है, ये थोड़ा पहले देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सिंगला भी हमारे साथ हैं। हम आपसे भी सवाल जानना चाहेंगे। क्या डॉक्टर साहब, क्या ये जो डबल और ट्रिपल म्यूटेंट है ये कितना खतरनाक है? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर मनीष सिंगला जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आपके पास हमारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम वापस आपके पास आएंगे, कोशिश करेंगे आपके पास हमारी आवाज आए। हम डॉक्टर कोमल शर्मा हेड गेवार से जुड़े हैं। डॉक्टर कोमल शर्मा के पास हम आएंगे। डॉक्टर कोमल, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर कोमल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि जो ये डबल और ट्रिपल म्यूटेंट है ये कितना खतरनाक है? सर इसके खतरनाक होने का रीजन एक ये भी है कि जब क्या होता है कि डबल वेरिएंट जो टाइप का वेरिएंट है सर, तो ये रैपिड टेस्ट और जब टेस्ट करते हैं तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। ये ट्रिपल वेरिएंट जो आया है मार्केट में अभी सर, तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं जिसमें 30% डिटेक्ट हो रहा है, 70% नहीं हो रहा है सर। जो बीमारी डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? ठीक है, और इसकी सीवियरिटी भी ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट एज कंपेयर डबल वेरिएंट के ज्यादा है इसमें, इसलिए ज्यादा सीवियर है इसमें। फीवर पहले सेकंड वेरिएंट टाइप का जो होता है उसमें 5 डेज तक फीवर रहता था, इसमें 10 to 11 डेज तक फीवर है, 14 डेज में भी फीवर आ रहा है लोगों को। सर आपकी आवाज पीछे गूंज। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, निर्दोष, क्या है आपका सवाल? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर मनीष जांगरा, आपके पास आना चाहेंगे? क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर मनीष जांगरा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस यस। जी 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 जांगरा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो इस वक्त इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर है वो अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह स्ट्रांग करें ताकि इस वायरस से का सामना कर पाए, इससे हम लड़ पाए। आपको मेनली बताना चाहूंगा कि मेनली ओल्ड एज में हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, या फिर हमें कोई इम्यून रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। वो लोग खतरे में आते हैं इस वायरस से। लेकिन मैं उनको एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, उसके लिए आपको काफी चीजों का सेवन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे काफी बोलते हैं विटामिन सी हमें लेना चाहिए काफी, जैसे संतरे में, नींबू में, और ऐसी विटामिन सी की टेबलेट भी आती है वो हमें लेते रहना चाहिए। कुछ इम्यून बूस्टर्स भी आते हैं, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, वो लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग। और हमें बिल्कुल खाते पीते रहना चाहिए, हमें अपनी भूखे नहीं रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग आज भी ये व्रत कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फूड इज वेरी मस्ट फॉर द इम्यूनिटी। और हमें अपनी जो सप्लीमेंट्स है उन पे काफी फोकस करना चाहिए, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और हमें काफी हेल्दी फूड लेते रहना चाहिए। बाकी कुछ भी इम्यूनिटी बूस्टर जैसे प्रोटीन्स जो अभी आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन सी काफी हमें लेते रहना चाहिए। जी, साथ ही साथ एक सवाल और भी है, ये जो नया वेरिएंट है इसका असर सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों हो रहा है? डॉक्टर मनीष जांगरा, क्या आपके पास हमारी आवाज आ रही है?
हम वापस आएंगे डॉक्टर कोमल शर्मा के पास। डॉक्टर कोमल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कोमल, क्या आपको हमारी आवाज गूंज रही है थोड़ी सी सर। जी आवाज गूंजन, कोशिश करेंगे हमारी आवाज आप तक सही पहुंचे। इको जी इको हो रहा है, हम चाहेंगे हमारे सहयोगी किसी तरह उसको ठीक करें, आप तक हमारी आवाज पहुंचे। हम डॉक्टर मनीष सिंगला के पास आएंगे। मनीष सिंगला, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मनीष सिंगला, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ उनकी जी सर, आवाज सुन हमें आ पा रही रहा है, डॉक्टर मनीष सिंगला की आवाज हमें भी आ रही है। आपसे ये सवाल है कि हाँ लगातार जी। कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है भाई, इसका असर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को क्यों मिल रहा है? इसके सर दो तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और जो सबसे जरूरी कारण इसमें देखा गया है वो ये देखा गया है दूसरे देशों में वैक्सीनेशन काफी तेज हुआ, हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो काफी स्लो हुआ। जी और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको बीमारी को अंत करने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। तो जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन अपने लोगों को कवर करेंगे, हमारी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, उतनी जल्दी ये बीमारी हमारे कंट्रोल में आएगी। जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं वो ये बताते हैं हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम हमें अपनी 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और इतने बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन करने के लिए भारत को और अभी 4-5 महीने लगेंगे। जी, साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि जब वैक्सीन हम लगवाने जाएं तो वैक्सीन को लेकर हम कौन सी सावधानी बरतें वैक्सीन लगवाने से पहले? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बस एक चीज याद रखना, जैसे अल्कोहल का हम थोड़ा कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से पहले अल्कोहल का सेवन ना करें। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है, अपनी बात कहिए। जो एक चीज कही जाती है वो ये कही जाती है कि अल्कोहल का सेवन लोग ना करें वैक्सीन लगाने से पहले। यूजुअल जो पीरियड बताया जाता है कि 45 दिन तक लोगों को अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए वैक्सीन लगाने के बाद। अब उसमें लोग एक और चीज पूछते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। इसके साइड इफेक्ट जनरली देखने को नहीं मिलता है अल्कोहल की वजह से। तो वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर लोग अल्कोहल का कंजप्शन करेंगे वैक्सीन के साथ। बाकी ये वैक्सीन पूरी तरह से safe है। निर्दोष निर्दोष क्या है आपका सवाल? सर एक्चुअली ना क्या इशू आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा जैसे मतलब समझ में अच्छे से नहीं आ रही है। निर्दोष अपना सवाल कीजिए। निर्दोष क्या हम पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार अपने कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर कोमल शर्मा वापस आपके पास आएंगे। डॉक्टर कोमल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस बार का जो वेरिएंट है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और युवाओं को ज़्यादा इससे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो उनको लेकर हम ऐसा क्या बचाव करें, खासकर बच्चों को लेकर, कि वो इस संक्रमण से बचें? हेलो जी डॉक्टर कोमल, आप सुन पा रहे हैं? सर, अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है कि अभी 18 साल से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना जरूरी है। जी हम जितनी जल्दी, जैसे कि अभी हमारे सर ने, मनीष सर ने बताया था कि वैक्सीनेशन इज द ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट, मतलब प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है सर। तो हम जितनी जल्दी वैक्सीनेशन करवाएंगे लोगों का उतनी जल्दी बचाव होगा। और ये न्यू वेरिएंट टाइप का जो आया है सर, इसमें बच्चों, ये यंग एज में ज्यादा हो रहा है। पहले जो सेकंड वेरिएंट टाइप का जो आया था सर, उसमें ओल्ड एज ज्यादा इफेक्टेड हो रहे थे। लेकिन इस वेरिएंट में क्या हो रहा है कि बच्चे, यंग एज जनरेशन, आपने देखा होगा 70% पॉपुलेशन जो पॉजिटिव आ रही है वो 45 साल से कम उम्र की पॉपुलेशन आ रही है, जो कि मैन घर का काम करते हैं, बाहर लोगों में घूमते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही भी है सर। अभी आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी के टाइम में कोई मास्क लगा के नहीं घूमता था, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करके रखते थे सर। वो चीज वैक्सीन के मामले में लोग पॉजिटिव जगह की जगह नेगेटिव चीजें फैला रहे थे उसमें। जैसे कि जैसे वैक्सीन लगता है तो सर उसके 1 या 2 दिन बाद फीवर आता है। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन लगता है तो सर उसके बाद इम्यूनिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो फीवर आना, थोड़ा पेन होना, ये सब चीज तो रहता है सर।
0.001% क्या होता है कि सर शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं किसी को, है ना, कि साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, एक्जिमा वगैरह कुछ हो गया तो 0.001% के चक्कर में क्या होता है कि लोग इतने डर जाते हैं कि वो उस चीज को मान लेते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था मैंने लगवाई थी, फिर 28 डेज बाद लगवाई। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करवा लिया है तो हमें प्रिकॉशन नहीं लेना है, मास्क लगा के नहीं रखना है या बिल्कुल, फिर ऐसे ही प्रिकॉशन घूमना आपको है। लेना बेहद आवश्यक है। एक दर्शक जुड़ गई हैं, बरखा मुंबई से। बरखा, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरे को बताना कि मुझे कुछ दिन पहले कोविड हुआ था और मैंने 15 दिन का अपना आइसोलेशन पूरा हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो सर मुझे पूछना है कि कितने दिन बाद दोबारा कोरोना होने के चांस रहते हैं? क्या 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद भी हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे। हम ये सवाल आपका डॉक्टर मनीष सिंगला जी से पूछेंगे। डॉक्टर मनीष सिंगला जी, इनको कोरोना हो गया था। आपको आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरे को आपकी? जी, इनको कोरोना हो गया था, दर्शक जो बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन पीरियड खत्म ही कर लिया था। उसके बाद क्या इनको फिर से कोरोना हो सकता है? जी बिल्कुल, कोरोना दोबारा हो सकता है। हालांकि चांस कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं जिसमें आदमी को एक बार कोरोना हुआ, पूरा रिकवर हो गया, उसकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गई, लेकिन दोबारा भी उसको कोरोना हुआ। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि पहले जब आदमी को कोरोना हुआ उसका इम्यून रिस्पॉन्स पूरा डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब उसको वायरस ने अटैक किया तो उसका इम्यून सिस्टम उसको बचा नहीं पाया। दूसरा कारण ये हो सकता है, अभी जो नए स्ट्रेन वायरस के आए गए हैं उसके लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पुराने स्ट्रेन के लिए है। तो जो नए स्ट्रेन अभी आए वो उस आदमी को अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए जिसको कोरोना हो गया है उसको भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सावधानी बरतने की जरूरत उसको भी है। बिल्कुल, सावधानी बरतने की जरूरत उसको भी है। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, एसके जैन देहरादून से। एसके जैन, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मैं 80 साल का आदमी हूँ। अच्छा, मैंने जो था मेरे पास न्यूमलाइजर वगैरह लेता हूँ, ऑक्सीजन भी लेता हूँ, लेकिन बुखार मेरा नहीं टूटता। 99 मेरा सवाल ये है कि सर मुझे बुखार आता है, 80 साल का हूँ मैं और मेरे को बुखार आता है 99.4। अच्छा, और मैं दवाइयाँ अच्छी लेता हूँ, जैसे एश्योरेंस भी लेता हूँ मैं, और मेरे पास मशीन भी है, सब कुछ लेता हूँ, लेकिन बुखार का क्या करें? और गला भी खराब रहता है सर। जी, हम आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। हम डॉक्टर कोमल शर्मा, इनका सवाल है कि इनके ये ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, फिर भी जो बुखार है वो कम नहीं हो रहा। सर ये डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, अपना एंटीजन वायरल लोड कितना है आपका। वायरल लोड अगर किसी का ज्यादा है तो उसमें फीवर भी रहेगा सर, आपको सिम्टम्स आएंगे। हो सकता है आपके सिम्टम्स 3 या 4 दिन में डिप्रेस हो जाए, सॉरी, है ना। हो सकता है आपको 14 या 15 दिन भी लगे ठीक होने में। इसमें सर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट देते हैं, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है सर। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें मेन प्रॉब्लम आती है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा आती है इसमें। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट चला जाता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो रही है, या फिर किडनी में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो फीवर एक अलार्मिंग साइन है। किसी भी इन्फेक्शन में फीवर अगर आ रहा है तो एक अलार्मिंग साइन है। उसमें ठीक होने में जो टाइम लगेगा सर उतना लगता रहेगा आपका, 14 या 15 दिन। हो सकता है 5 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है 10 दिन में ठीक हो जाए। तो फीवर के लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फीवर तो ठीक हो जाएगा सर। लेकिन हमें ध्यान रखना है सैचुरेशन का, जो ऑक्सीजन 95-96 से ऊपर होनी चाहिए वो कम ना हो रही हो आपकी, ठीक है। आपका एक कुछ होता है किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, ये चेक करवाते रहना चाहिए, और आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें बराबर। जी, एक दर्शक अनिल जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। अनिल, अपना सवाल कीजिए। अनिल से हमारी बात नहीं हो पाई, शायद तकनीकी खामी के कारण। एक और दर्शक हैं, यशवंत दिल्ली से। यशवंत, क्या है आपका सवाल? यशवंत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कानपुर से बोल रहा हूँ जी जी, मैं जसवंत कुमार कानपुर से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि घर पे जैसे क्या इसके लिए हमको उपाय करने चाहिए बचने के लिए? अपना सवाल फिर से रिपीट कीजिए।
शायद उनका तकनीकी जो है नहीं, उनकी आवाज़ मेरे तक आ पा रही है। हम वापस आएंगे डॉक्टर कोमल शर्मा के पास। डॉक्टर कोमल, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से टेस्टिंग को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं, एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और हम अगर RT-PCR कराते हैं तो उसमें नेगेटिव आता है, तो उसको लेकर भी काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल वेरिएंट जो आया है इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है। इसकी मोर्टेलिटी रेट इसलिए ज्यादा है कि ये डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है RT-PCR टेस्ट में। RT-PCR हो गया, एंटीजन टेस्ट हो गया, इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा सर। इसमें सबसे पहले जो होता है रैपिड टेस्ट होता है, इसकी सेंसिटिविटी ही 50 या 60% है। RT-PCR की सेंसिटिविटी 70-80% है। तो ऐसा होता है कि RT-PCR में कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, रिपीट करवाएंगे फिर दोबारा से उसमें भी नेगेटिव आता है, तो फिर हम क्या कहते हैं सिटी स्कैन करवाते हैं। सिटी स्कैन में निमोनिया के पैचेज आएंगे सर। आपका सीवीटी स्कोर होता है, तो उसके बेस पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें क्या होता है, माइल्ड में क्या होता है 100 से डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा, रेस्पिरेटरी 20 से कम रहेगा सर, ठीक है, और सैचुरेशन जो है 95% से ऊपर रहेगा। मॉडरेट में क्या है 101 से 102 तक फीवर रहेगा, रेस्पिरेटरी 20 रहेगा, और सैचुरेशन जो है 94 से 90 के बीच में रहेगा। एक सीवियर केस होता है, सीवियर केस में क्या होता है सैचुरेशन डाउन जाता है सर इसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। माइल्ड को हम जो कैटेगरी होती है उसको हम होम क्वारंटाइन कर सकते हैं सर यहाँ पे, ठीक है। घर पे आप जाओ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, अगर कोई परेशानी होती है तो आप हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट कीजिए सर। मॉडरेट और सीवियर पेशेंट को हम एडवाइज करते हैं आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए, ठीक है, उनके रूटीन चेकअप होंगे, सैचुरेशन बराबर प्रॉपर चेक करते रहेंगे उनके, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इसमें सर अभी मैं एक चीज और देख रहा हूँ मार्केट में, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब के पीछे बहुत भाग रहे हैं लोग। जी जी, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कि जो रेमडेसिविर जो है उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ना लिखा जाए, ताकि जो उसकी किल्लत है वो भी दूर हो, और ऐसा जरूरी नहीं पाया गया कि रेमडेसिविर से इस बीमारी को दूर किया जा सके। इंटरल्यूकिन 6 इन्वेटर होता है, ठीक है। IL-6 अगर पहले उसमें टेस्ट कराते हैं, IL-6 लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो टोक्लिजुमैब इंजेक्शन देंगे जो उसको इतना इनहिबिट करेगा, तो उससे सैचुरेशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है सर। लेकिन टोक्लिजुमैब का एक साइड इफेक्ट भी रहता है जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया होने के चांसेस रहते हैं, TLC काउंट बढ़ जाता है उसमें। तो ये फायदा करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकता है सर आपका। लेकिन टोक्लिजुमैब और रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्ट जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड का है सर। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करेगा और फाइब्रोसिस होने से भी बचाएगा। तो मेरे हिसाब से कोर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा बेटर ड्रग है एज कंपेयर रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब के। एक दर्शक हमारे साथ हैं अनिल मुरादाबाद से। अनिल, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए अनिल। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ 30 साल से। मेरी वाइफ की डायलिसिस हो रही है मुरादाबाद। क्या मैं वाइफ को लेके टीबी किट पहन के जा सकता हूँ? डॉक्टर मनीष जांगरा आपसे जानना चाहेंगे इनका सवाल का जो जवाब है कि ये डायबिटीज पेशेंट हैं और वो क्या PPE किट पहनकर जा सकते हैं, उनकी वाइफ की डायलिसिस हो रही है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? इनका सवाल है कि ये डायबिटीज पेशेंट हैं, इनकी वाइफ की किडनी खराब, किडनी डायलिसिस हो रही है, क्या वो PPE किट पहनकर जा सकते हैं हॉस्पिटल? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये ऐसा जरूरी है कि भाई डॉक्टर मनीष जांगरा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही किन्हीं कारणों से। एक और दर्शक हमारे साथ हैं योगिता दिल्ली से। योगिता, क्या है आपका सवाल? सर मुझे पूछना चाह रही थी कि अभी 10 मार्च में मैंने कोविशील्ड की पहली डोज ली थी, उसके बाद मेरे को कोरोना योगिता जी, हो हम गया। चाहेंगे जब भी आप सवाल कीजिए तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच पाए आसानी से। सर मैं बोल रही हूँ 10 मार्च को मेरे को कोविशील्ड की पहली डोज लगी थी जी, उसके बाद मेरे को कोरोना हो गया। अब मैंने अपना आइसोलेशन पूरा कर लिया, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, तो मैं कितने टाइम बाद अपनी दूसरी डोज ले सकती हूँ? बिल्कुल हम आपका सवाल का जवाब पूछेंगे। डॉक्टर मनीष
जांगर जी, मनीष शर्मा जी के पास, मनीष सिंगला जी के पास आएंगे। मनीष सिंगला जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि 10 मार्च को इन्होंने अपनी पहली डोज ली थी वैक्सीन की, कोविशील्ड की, और इसके बाद उनको फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गया है। क्या अब ये कब, कितने पीरियड के बाद दोबारा सेकेंड डोज ले पाए? कब हुआ इनको कोरोना दोबारा? इन्होंने क्वारंटीन के जो पीरियड है वो पूरा कर लिया है, जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं ये ऐसा पीरियड अभी हाल ही में इन्होंने अपने जो 14 दिन का क्वारंटीन होता है उस पीरियड को पूरा खत्म कर चुके हैं। अब ये जानना चाहते हैं सेकेंड डोज कब लें हम? सर 10 मार्च को इन्होंने पहला डोज लिया है ना अपना। जी सर। तो अभी तो जो अब यूजुअल नए प्रोटोकॉल आए हैं वो कहते हैं कि 6 हफ्ते के बाद हमें अपना सेकंड डोज लेना चाहिए। पहले जो हम 4 हफ्ते का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, अभी आईसीएमआर ने हमें 6 हफ्ते का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला है कि जब आदमी दूसरा डोज ले, 6 हफ्ते का गैप कम से कम बीच में देखने को मिलता है। तो अगर इन्होंने 10 मार्च को अपना पहला डोज लिया है तो ये अपना डोज अब कभी भी जाके ले सकते हो। 6 हफ्ते इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आपके साथ बने हुए हैं, आप सभी लोग। एक वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। लगातार हम कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और कुछ सारे सवाल। उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मुरादाबाद से। अनिल, अपना सवाल कीजिए। अनिल, आपको हमारी आवाज आ रही है? अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस आएंगे डॉक्टर मनीष सिंगला जी के पास। डॉक्टर मनीष सिंगला, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खान पान को लेकर भी बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रोटीन की अगर क्वांटिटी ठीक रखते हैं अपनी बॉडी में शायद हम इस वायरस से बच सकते हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है बहुत लोग कि अंडा और चिकन खाने से भी ये वायरस फैलता है। जी, ये लोगों के बीच में बहुत गलत चीज फैली हुई है कि अंडा और चिकन से वायरस फैलता है, क्योंकि इस वायरस का चिकन से, अंडे से या फिर प्रोटीन खाने से नहीं होगा। इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस वायरस को रोकने के लिए अगर हम कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा देखा गया है, विटामिन सी का देखा गया है। तो अगर लोग अपनी डाइट में कुछ ऐड करना ही चाहते हैं तो उनको विटामिन सी ऐड करना होगा। उसके लिए आजकल मार्केट में टैबलेट्स भी आती हैं विटामिन सी की, वो भी ले सकते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे विटामिन सी के,
लेमन होता है, ऑरेंज होता है, मौसम्बी होती है, वो भी लोग ले सकते हैं। तो प्रोटीन ज्यादा लेने से कोरोना नहीं होगा या फिर अंडा चिकन खाने से कोरोना होगा, ये चीजें लोगों के बीच में गलत फैली हुई है। जी, डॉक्टर मनीष जांगरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष जांगरा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल जी, डॉक्टर मनीष जांगरा की जानकारी ये भी आ रही है, मतलब इस तरह की बातें जो नोट हैं, सिक्के हैं, जो करेंसी है, उसकी वजह से भी ये संक्रमण फैल रहा है, लोगों में काफी डर है। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे तो दुनिया के लोग हैं जिसको टच करते हैं, जहां हम जाते हैं उससे कोविड फैलेगा। देखिए आपको जैसे पता है कि मिनिमम एक्सपोजर टाइम 15 मिनट्स का होना चाहिए, और ये मेनली अब तो ये भी प्रूव हो गया है कि ये ड्रॉपलेट से भी फैलता है। जैसे कि मान लो एक आदमी को कोविड पॉजिटिव है, वो किसी स्थान पे खड़ा हुआ 15-20 मिनट, तो उसने उस एरिया में भी उस कोविड को फैला दिया है। और अगर कोई दूसरा आदमी बेशक उस पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उस एरिया में जा रहा है, उस एनवायरमेंट में 15 मिनट से ज्यादा खड़ा है या फिर मास्क बिना पहने टाइम के लिए खड़ा है, तो वो भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्वाइंस है और ये न्यूज़पेपर है, रेयरली इनसे भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, कभी भी ये भी हो, बट दीज आर नॉट द मेजर फैक्टर्स। वी मस्ट नॉट बी वरी अबाउट दीज थिंग्स। हमें इन सब चीजों को पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना जो ट्रांजेक्शन जितना कर सकते हैं वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो क्वाइंस और ये सिक्के हैं इनसे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डाल सबसे इफेक्ट तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थे जो एम्स के, उन्होंने भी हमें कुछ दिन पहले बताया था न्यूज़ चैनल पे कि ये प्लेट वाला भी जो सिस्टम बताया था वो भी प्रूव हो गया है काफी। जैसे पहले हम सोचते थे कि हमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास नहीं जाएंगे तो हमें कोविड बिल्कुल नहीं होगा, और खुले में हम जाएंगे तो मास्क निकाल सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन ये भी गलत सिद्ध हो गया है। अगर आप एक इन्वायरमेंट में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट घूम रहे हैं और वो वहां पे काफी देर तक खड़े हैं, तो ये मान लीजिए उन्होंने उस इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर में भी कोविड वायरस को डाल दिया है। और आप अगर खुले में अकेले जा रहे हैं, बेशक आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं मास्क उतार सकता हूँ, लेकिन अगर आप खड़े हैं और काफी देर तक आप खड़े हैं तो आप भी इससे ले सकते हैं। ये चीजें हमें पहला नहीं पता थी, मे भी काफी पेशेंट हमारे किसकी वजह से आए हैं। हमें इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ना कि हमें न्यूज़पेपर पे, क्वाइंस पे और सिक्कों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मेरा मानना ये है। फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने जो ऑनलाइन डिजिटल कैशलेस चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। बाकी न्यूज़पेपर तो हमें पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर से होता क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिससे कि हम अपने आप को आगे के लिए सावधानी से हमें क्या एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, देवेश लखनऊ से। देवेश, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि हमें अगर बहुत बुखार जैसे सिम्टम्स हैं तो एस्ट्रोमाइसिन और पैरासीटामोल खाने से ही काम चलेगा या फिर चेकअप भी कराना पड़ेगा? जी, हम डॉक्टर कोमल से आपके सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनके अंदर सिम्टम्स हैं तो क्या ये जो पैरासीटामोल खा लें या फिर चेकअप कराना जरूरी है? सर चेकअप कराना बिल्कुल जरूरी है। ये बुखार अगर आ रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि कोरोना इन्फेक्शन ये क्या है। केवल बुखार आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, हो सकता है मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कुछ और इन्फेक्शन हो, तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने जरूरी है सर। फीवर इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्या कहते हैं कोविड सर, ठीक है। फीवर के साथ बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो सारे इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। हो सकता है डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, अपने आप पैरासीटामोल मत लीजिए सर, क्योंकि बुखार आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, वो आपको जरूर बताएगा कि बुखार आने का रीजन क्या है। और इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बुखार के साथ खांसी आती है या लूज मोशन होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें होते हैं या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये किस तरह पेशेंट जा रहा है। तो पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा सर। बुखार अगर आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन एडवाइज करते हैं आप उनको कराइए। बिल्कुल। डॉक्टर कोमल, एक सवाल ये भी है कि एंटीबायोटिक्स को लेकर भी बहुत भ्रांतियां हैं। लोग एंटीबायोटिक्स को ये समझते हैं कि कोरोना की बीमारी में कारगर है। सर सबसे पहली बात तो आप कोरोना वायरस जो है वायरल इन्फेक्शन है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई ऐसा कोई रोल नहीं है सर, ठीक है।
एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं, पहले शुरू में रूटीन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं हम, हमें नहीं पता होता। पहली बात तो सर, एंटीबायोटिक देने से पहले हमें एक ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी कराना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक उस बॉडी के प्रति रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। हम क्या करते हैं कि बिना ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी कराए एंटीबायोटिक कराते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं 3 दिन में बुखार उतर गया, 5 दिन की एंटीबायोटिक की जरूरत थी, उसने 3 दिन में छोड़ दिया सर, तो वो क्या होता है कि वो उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर आगे कभी उसको बुखार आएगा तो वो एंटीबायोटिक कभी काम नहीं करेगी सर उसके लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का कोरोना वायरस में ऐसा कोई रोल नहीं है सर। ठीक है, हम एंटीबायोटिक इसलिए चलाते हैं उसके साथ कुछ और इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन तो एंटीवायरल थेरेपी चलाएंगे सर उसमें। जी, एक दर्शक हैं प्रवीण रायपुर से। प्रवीण, क्या है आपका सवाल? प्रवीण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम वापस आएंगे डॉक्टर मनीष के पास। डॉक्टर मनीष सर, आ रही है आपकी आवाज? हेलो जी प्रवीण, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, अभी मेरे मामा का लड़का एक्सपायर कर गया कोरोना में, तो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता था, तो वो ठीक नहीं हो पाया, एक्सपायर कर गया वो जी। तो उसके पीछे मुझे कारण जानना था कि भाई रेमडेसिविर जब इंजेक्शन दिया गया तो कुछ तो इम्प्रूव होना था उनमें। मनीष, डॉक्टर मनीष जी आपसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे इनके। मनीष सिंगला जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जिनका सवाल जो है हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें। हाँ जी सर, तो सबसे पहली बात तो ये है जो मैं अभी बताना भी चाह रहा था काफी देर से, कि लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि रेमडेसिविर कोरोना के लिए रामबाण का काम करती है, कि जिसको हमने रेमडेसिविर दे दी वो पेशेंट बच जाएगा और जिसको नहीं दी वो मर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये, अभी एम्स ने भी अपनी गाइडलाइंस दी है कि रेमडेसिविर कोई कोरोना का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। उसका रोल लिमिटेड पेशेंट्स के लिए है, जहाँ पे पेशेंट के मार्कर्स ज्यादा बड़े होते हैं, पेशेंट ज्यादा सीवियर हाइपोक्सिया में होता है, तब हमें खाली रेमडेसिविर देना है। और उसका भी फायदा तब होता है जब हम पेशेंट के सिम्टम शुरू होने के 10 दिन के अंदर उसको देते हैं। अगर देते हैं तो पेशेंट को उससे कुछ खास फायदा मिलता नहीं है। तो जैसे ही अपने पेशेंट का बता रहे हैं कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए उसके बाद भी नहीं बचा, तो पहली बात तो ये, रेमडेसिविर को गारंटी तो है नहीं, उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो है नहीं कि उसको देने से पेशेंट बचेगा। और दूसरी चीज ये मैटर करती है, इनके डॉक्टर ने रेमडेसिविर उनको कितने दिनों बाद दिया, जब सिम्टम उनको शुरू हुए 10 दिन के अंदर दिया या नहीं दिया, ये चीज भी इसमें मैटर करती है। जी, साथ ही साथ एक सवाल और भी है डॉक्टर मनीष सिंगला जी, कि ये भी देखा जा रहा है ऑक्सीजन सेचुरेशन को लेकर भी कई सारी स्थितियां संशय की हैं कि 92 होना चाहिए, 96 होना चाहिए, और आदमी परेशान हो जाता है और वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके मैं ये कहना चाहूंगा, जब कोरोना स्टार्ट होता है सबसे पहली बात तो लोगों को सबसे पहले जरूरत है अपनी टेस्टिंग जल्दी कराने की। जैसे उनको फीवर आता है या उनको कोई सिम्टम्स कोरोना के और आते हैं, स्मेल चली जाती है, कॉफ हो जाता है, थ्रोट पेन हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं और अपना कोरोना टेस्ट कराएं। क्योंकि जैसे कि आप आज के टाइम में देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुके हैं, तो हमारे पास बेड्स नहीं बचे हैं पेशेंट को एडमिट करने के लिए, चाहे वो कोई भी स्टेट है। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव हम ये कर सकते हैं, अगर हम टाइम पे अपना चेकअप करा लेते हैं, टाइम पे हम दवाइयां ले लेते हैं, तो हम पेशेंट को उस सिचुएशन में पहुंचने से रोक सकते हैं कि उसको बेड की जरूरत पड़े। तो उसके लिए सबसे जरूरी है पेशेंट को जब सिम्टम आए वो जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराए, जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करे और जल्द से जल्द अपना इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। साथ ही साथ ऑक्सीजन को अपना इनिशियली मॉनिटर करे। अगर ऑक्सीजन उसकी 95, 96 तक रहती है तो वो घर में भी अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन अगर उसकी ऑक्सीजन 93, 92 जाती है तो उसको घर में भी ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर बेड अवेलेबल नहीं है। अगर उसके आसपास हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है तो वो वहां जाके एडमिट भी हो सकता है। जी, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, अवनीश बहराइच से। अवनीश, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, ये सर मुझे तो 4-5 दिन से लगातार बुखार हो रहा है और मैं पैरासीटामोल की गोली खा रहा हूँ। जब तक गोली खाते हैं तो तब तक तो सही रहता है, पर उसके बाद जो है फिर फीवर और कुछ जाड़ा लग के फिर बुखार भी आता है, ठंडक बहुत लगने लगती है। जी, हम आपके सवाल जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मनीष जांगरा जी से। डॉक्टर मनीष जांगरा जी, इनका कहना है कि इनको बुखार आ रहा है 3-4 दिन से, ये पैरासीटामोल टेबलेट्स खाते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर से बुखार आ जाता है और सर्दी भी लगती है। देखिए
मैं आपको एक जरूर बताना चाहूंगा कि आज के टाइम जिस पेशेंट को भी बुखार आ रहा है, हम सबसे पहले सिर्फ उसको सस्पेक्ट कोविड ही करते हैं, और आइडियली भी हमें एक बार सोचना भी चाहिए कि मे भी ये कोविड हो सकता है, तो हमें आइडियली जाके पहले कोविड, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि इनको 4-5 दिन बुखार है और सर्दी लग रही है, तो मे भी ये मलेरिया की तरफ भी जा सकता है, मलेरिया के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बुखार आज कोविड की वजह से ही हो रहे हैं, तो पहले बीमारियां होती थी वो आज भी हो रही है, वो बीमारी आज भी है, डेंगू या टाइफाइड। एक बात करना चाहूंगा कि आप पहले अपना कोविड टेस्ट कराइए, उसके बाद आप एक मलेरिया का टेस्ट जरूर करवाइए, और उसके बाद आप देखिए अगर मलेरिया का आपको पॉजिटिव आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर सलाह लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कोविड, भगवान ना करे कोविड पॉजिटिव आए, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप अपना इलाज स्टार्ट करें। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पैरासीटामोल का काम होता है सिर्फ बुखार को उतारना, वो जो मेन जड़ होती है, रीजन होता है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, उसको वो ठीक नहीं करती है, वो सिर्फ आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती है। पैरासीटामोल का काम यही है। जी, एक और दर्शक हैं डॉक्टर साहब AK खरे हैं मध्य प्रदेश से। AK खरे, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो मेरे जिया जी कोविड पेशेंट हैं और वो एडमिट हैं, उस पे मतलब ऑक्सीजन लगी हुई है उन्हें, तो ऑक्सीजन का लेवल उनका कम हो गया है। हाँ सर, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने का रेमडेसिविर दी जा रही है सर, तो डॉक्टर ने उन्हें 6 रेमडेसिविर दे दिए पहला डोज, और अभी भी उनकी हालत में सर सुधार नहीं हुआ है, तो 2 रेमडेसिविर और मंगाए गए हम लोगों के द्वारा इधर उधर से व्यवस्था करके, तो 8 रेमडेसिविर हो गए सर, लेकिन अभी भी उनकी हालत जैसे तो बनी हुई है सर, क्या करें? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब पूछेंगे डॉक्टर कोमल से। डॉक्टर कोमल, ये कह रहे हैं इनके जो पेशेंट एडमिट हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, 6 रेमडेसिविर दे चुके हैं और 2 और मंगाई गई हैं, लेकिन हालात में जो सुधार है हालत में वो नहीं हो रही। सर देखिए, मैं जैसा कि अभी मनीष सर ने बताया था कि रेमडेसिविर का मतलब ये नहीं कि रेमडेसिविर लग गया तो मतलब सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर ऑप्शन नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है सर। एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट का मैंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट इसलिए ज़्यादा होता है कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, कोई भी बीमारी अगर नॉर्मल तरीके से चल रही है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेशन जुड़ जाती है इसके साथ, तो उसकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस जैसे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोविड में क्या हो रहा है कि पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ARDS होता है जिसकी वजह से डेथ होती है सर यहाँ पे। दूसरी चीज, एक चीज और है सर कि रेमडेसिविर ये नहीं है कि रेमडेसिविर चल रहा है तो ठीक हो जाएगा पेशेंट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है सर तो उसमें चांसेस फिर कम हो जाते हैं। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं सर उसमें, फिर उसके आगे के ड्रग जो होते हैं वो चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग दे रहे हैं तो फिर ठीक हो जा रहे हैं सारे पेशेंट। दूसरी चीज, एक चीज और हो रही है सर, मैं देख रहा हूँ आए दिन अपने मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अगर ऐसे आते हैं कि फीवर की हिस्ट्री आती है तो अपना टेस्ट नहीं कराते, लोग डरते हैं कि कहीं उनको मतलब एरिया सील ना कर दिया जाए। तो जैसे मनीष सर ने मुझे समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनिशियल टाइम में अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ कोई पेशेंट आता है तो इसका ट्रीटमेंट में भी ज्यादा परेशानी होती है सर। तो मेरा मानना सर यही है कि जैसे ही सिम्टम्स आप में आते हैं तुरंत हॉस्पिटल जाइए, अपनी जांच करवाइए, वैक्सीनेशन टाइम पे करवाइए सर, कोई कॉम्प्लिकेशन ना जुड़वाइए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर बीमारी के साथ आती है तो फिर हमारे लिए भी रिस्की रहता है और पेशेंट के लिए भी रिस्की रहता है। जी, एक और दर्शक है हमारे साथ, मुकेश ओमान से। मुकेश, क्या है आपका सवाल? मुकेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम वापस आएंगे डॉक्टर कोमल के पास। डॉक्टर कोमल, ये भी देखा गया है कि वैक्सीन के बाद क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हम ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशन बरतें हैं ताकि वैक्सीन का असर बना रहे, हम स्वस्थ रहें? सर जैसे कि मनीष सर ने पहले भी बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद अल्कोहल नहीं लेना है, मास्क लगा के प्रॉपर रहना है। ये नहीं है कि वैक्सीन लगे तो हम मतलब हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, एंटीबॉडी बनने में भी टाइम लगता है कि जैसे कि हमें गाइडलाइन में पढ़ा है कि वैक्सीन लगने के बाद 45 डेज के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। इस बीच हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी बन गई है तो हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है सर। हो सकता है सिम्टम्स हमें कम आए
चांसेस लेकिन तो भी हैं हमें, तो हमें प्रिकॉशन लेके रहना, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्कोहल नहीं लेना, जैसा कि सर ने बताया विटामिन सी ज्यादा लेना है। विटामिन सी की टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम में आती है, दिन में 2 बार लीजिए। 100 दिन का कोर्स होता है, आप करते रहिए। जैसे कि विटामिन सी के बहुत सारे, जैसे कि ऑरेंज आता है, लेमन आता है, इनका सेवन कीजिए ज्यादा है, और अल्कोहल और स्मोकिंग से बचिए। जी, एक और दर्शक हैं प्रदीप हल्द्वानी से। प्रदीप, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी प्रदीप जी, अपना सवाल कीजिए। मेरे बेटे को ना बुखार हो रहा है परसों से, और अगले दिन उसका 98 था, अभी 99 हो गया है, और गले में खराश भी है। जी, कितने साल का बेटा है आपका? 30 साल का जी। जी, मनीष सिंगला जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर मनीष सिंगला जी, इनका सवाल है कि इनके बेटे को बुखार आ रहा है। मनीष जी, आपको आवाज आ रही है? कितने दिन से बुखार आ रहा है? ये 3-4 दिन से इनको बुखार आ रहा है। ठीक है। और 30 साल का बेटा है इनका, और उनके गले में खराश भी बनी हुई है। चौथा दिन हो गया हो गए। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही आगे। डॉक्टर मनीष जी, उनके गले में खराश भी है और उनको बुखार भी आ रहा है, उनके बेटे को। सवाल क्या है सर? अभी आवाज आ रही मनीष जी आपके पास मेरी? चलिए हम डॉक्टर मनीष जी के पास वापस आएंगे। हम डॉक्टर कोमल के पास चलेंगे। डॉक्टर कोमल, हमारे दर्शक का सवाल है, इनके बेटे को गले में खराश भी है और बुखार भी आ रहा है। सर वही मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन से इनको फीवर भी है, शॉर्ट थ्रोट भी है। तो सबसे पहले इनको अपना रूटीन टेस्ट कराने चाहिए। फीवर कितना आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट तो कितनी है, सैचुरेशन कितना आ रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है। टेस्ट कराना जरूरी है सबका। इनिशियल टाइम में अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट के लिए भी बेटर रहता है, डॉक्टर के लिए भी बेटर रहता है। सर इनिशियल टाइम में कोई चीज हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छा रहता है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अगर यही डिले करते रहेंगे सर हम, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर लेना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जिसको सर पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे हॉस्पिटल में आप देख रहे हो वेंटिलेटर बिल्कुल नहीं है, आईसीयू बेड बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मनीष सिंगला सर ने बताया कि सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आते हैं, सबसे पहले तुरंत अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं। साथ में बहुत सारे डॉक्टर, ऑनलाइन डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल भी हर जगह खुले हुए हैं, तो कंसल्ट कभी भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। सर 24/7 डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं सर। आप उनसे कंसल्ट कीजिए, तुरंत आपकी हेल्प भी करेंगे डॉक्टर। तो वहां पे जाके चेकअप कराइए, फिर उसके बाद वो जैसा आप बताते हैं आप उनके हिसाब से चलिए सर। जी, एक और दर्शक है हमारे साथ, वर्षा एमपी से। वर्षा, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि जैसे पहली वैक्सीनेशन मेरे को कोविशील्ड लगा हुआ है, तो सेकंड भी मुझे कोविशील्ड ही लगवाना पड़ेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है सर कि दूसरी जो वैक्सीनेशन यहाँ पे लगा हुआ है, जिन लोगों ने लगवाया हुआ है सेकंड टाइम में जो वैक्सीनेशन लगा है, तो उसमें करीब 7 लोगों को इतना फीवर चढ़ा कि वो फीवर ठीक ही नहीं हुआ, और वो 7 लोग की डेथ हो चुकी है। तो हम लोग को इतना डरे हुए तो हैं हम लोग कि मतलब सेकंड वैक्सीनेशन करवाएं या नहीं करवाएं, किस स्थिति में करवाएं, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है। बिल्कुल डॉक्टर कोमल, इनका सवाल है कि इनके साथ जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उन लोगों की, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, तो अब ये सेकेंड डोज अब वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं? सर मेरा मानना, मैंने आपको पहले भी बताया कि 0.01% चांसेस रहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में जाने के। ऐसे पेशेंट को विदिन 30 मिनट ट्रीटमेंट देना चाहिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेशेंट चला गया है तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है, तो इनको सेकंड वैक्सीन लेनी चाहिए सर। जी, एक और दर्शक हैं पवन मुरादाबाद से। पवन, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है। जी नमस्कार सर, हमारे यहाँ पे एक भैया है, वो कोरोना पेशेंट है, पॉजिटिव है। वो 4 दिन हो गए, उन्हें होम आइसोलेट कर दिया है हमने उनके लिए, लेकिन उनकी खांसी कम नहीं हो पा रही है। जी, डॉक्टर मनीष जांगरा के पास हम आएंगे। डॉक्टर मनीष जांगरा, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल।
डॉक्टर मनीष, इनका कहना है कि इनके यहाँ कोविड पेशेंट हैं, उनको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन खांसी जो है वो अब तक ठीक नहीं हो पा रही। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा कि मैं भी अभी 10 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आया था। 12 को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था। मुझे भी 4 दिन तक काफी था और मुझे सोचने से पहले मेरी कफ इतनी इंक्रीज हो गई, ड्राई कफ जिसे कहते हैं, सूखी खांसी इतनी ज्यादा खांसी हो गई कि मुझे रोने पे मजबूर कर दिया था। मतलब वो खांसी बंद ही नहीं हो पा रही पूरे दिन से। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कफ इतनी ज्यादा हो जाएगी। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे पहले ही आपको या कुछ ना हो, अब इससे पहले ही ड्राई कफ के लिए एक कफ सिरप और साथ में मोंटेलुकास LCZ और मेडिकेशन ले सकते हैं, जो कि सेंट्रल रिसेप्टर पे एक्ट करती है, जो कि ड्राई कफ को रोकने के लिए मेन रोल करते हैं। जैसे कुछ मार्केट में सूखी खांसी की भी दवाइयाँ आती हैं और बलगम वाली खांसी की भी दवाइयाँ आती हैं। जैसे एम्ब्रोक्सोल आती है, वो बलगम वाली खांसी की आती है, सूखी खांसी वाली भी आती है जो सेंट्रली एक्टिंग होती है। आप एक दवाई वाले के पास जाके कफ की सिरप तो ले ही सकते हैं। मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी एक ऐसी चीज है जो आप ले सकते हैं। और मोंटेलुकास और लिवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो भी आप अगर आप स्टार्टिंग पे इस पे ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से काफी सही रहेगा, क्योंकि कफ बहुत ही दिक्कत कर सकती है। मैं बता रहा हूँ खुद कि मुझे कफ की वजह से इतनी दिक्कत हो गई थी कि मेरी हार्ट रेट 160 हो गई थी, इतनी सीवियर कफ हो गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कफ के ऊपर पहले से ही ध्यान लेके चलें और कफ के लिए अभी से सिरप लें और साथ में ये मोंटेलुकास LCZ लें, और बाद में उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रही है तो मे भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मुझे 2 दिन ऑक्सीजन लगी, तब जाके मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। तो इसलिए आप पहले से इस पे ध्यान रखें, डॉक्टर से सलाह लें, तभी आगे आप कुछ स्टेप उठाएं। जी, एक और दर्शक हैं सुमन, भरतपुर राजस्थान से। सुमन, क्या है आपका सवाल? मेरा ये सवाल है सर कि अगर पहले से किसी को फीवर है तो उसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं लगवानी चाहिए? जी, हम डॉक्टर मनीष सिंगला से आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर मनीष, इनका कहना है कि अगर पहले से फीवर है तो वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, अगर पहले से पेशेंट को फीवर है तो मैं सलाह दूंगा कम से कम वो फीवर को खत्म होने का इंतजार करें, उसके बाद वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी यूजुअली देखा जाता है पेशेंट को हल्का फीवर आ जाता है। तो पेशेंट को ये ना लगे मैंने वैक्सीन लगाई है इसलिए मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा है, या हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा पायरोजेंस भी एक साथ रिलीज ना हो जाए, ऑलरेडी उनका फीवर आ रखा है, वैक्सीन लगाएंगे और थोड़ा फीवर बढ़ेगा। तो बेहतर होगा कि पहले फीवर को ठीक होने दें, उसके बाद वो वैक्सीन लगाएं। जी, एक सवाल डॉक्टर कोमल आपसे है कि स्टीम को भी बड़ा कारगर बताया गया है कि अगर आपको कोरोना है, अगर स्टीम लेते हैं पानी की भाप तो आपको फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ये किस तरह से हम इसका उपयोग करें ताकि हमें इससे रिलीफ मिले? सर, उसके लिए स्टीम इनहेलर बहुत सारे आते हैं जो यूज कर सकते हैं। स्टीम का यूज इसलिए है कि सर जब सैचुरेशन डाउन होता है तो ऑक्सीजन, एक तरह से स्टीम से हमें ऑक्सीजन मिलती है सर, ठीक है, तो सैचुरेशन बढ़ाने का काम आता है। जैसे कि अभी कफ का और बता रहे थे, कफ हो रहा है बहुत टाइम से, तो उसके लिए सिरप आता है, नोस्कोपिन आता है, डाइफेनहाइड्रामिन सिरप करके आता है सर यहाँ पे, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ ये क्या होता है, कफ, रनिंग नोज, ये सिम्टम जो जितने भी आते हैं सर, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से आते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए एक दवाई अभी आई है फेविफ्लू करके सर, तो उसको पहले दिन 1800 mg दिन में 2 बार लेना है, फिर उसके बाद 800 mg BD फॉर 7 डेज, 7 to 8 डेज लेना है इसके लिए सर। जी, डॉक्टर कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीष जांगरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मनीष सिंगला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।